और इंडियन हिस्ट्री को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो बिहार के इतिहास को भी आसानी से आप एडजस्ट कर पाएंगे और उसे बेहतर रूप में, व्यवस्थित रूप में समझ सकेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड पे चलते हैं। जिस प्रकार से भारत के इतिहास को हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास कई पार्ट में बटे हुए हैं, उसी तरह से हम कंपैरिजन करते हुए बिहार के इतिहास को भी 3 खंडों में बांट के देखेंगे। एक प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार के इतिहास की बात करें तो जिस क्रम में भारत का इतिहास क्रम से आगे बढ़ा, उसी क्रम में हम देखेंगे कि बिहार में इसका प्रभाव क्या रहा। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा महत्व यही है कि कई ऐसे बिहार के इतिहास के अध्याय हैं जो न केवल बिहार से जुड़े हैं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को प्रभावित करते हैं। तो स्पेशली हम लोग आज प्राचीन बिहार के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रारंभिक बिंदु से। इतिहास के संबंध में एक वर्ड यूज किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल। ये कैसे काल थे? तो ये वैसे काल थे जहां पर कोई लिखित विवरण मिला नहीं है और उसे पढ़ा नहीं गया है। इसे हम लोग पाषाण काल के रूप में देखते हैं, जहां से पत्थर प्राप्त होते थे और लोग पत्थर के सहारे ही जीवन यापन करते थे। ये जंगलों में रहने वाले लोग के काल को हम लोग 3 काल में बांट के देखते हैं। क्या क्या काल में बांटते हैं इस पाषाण काल यानी पत्थर के प्रयोग वाले युग को? पत्थर के प्रयोग वाले युग को हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में देखते हैं। तो जिस तरह से आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से इस पाषाण काल के उदाहरण मिले हैं, भीमबेटका से क्या मिला है, तो बुर्जहोम से क्या मिला है, तो कोल्डिवा से क्या मिला है, ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम बिहार में आते हैं तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन पाषाण कालों के अवशेष बिहार में कहाँ से मिले हैं। आइए थोड़ा सा इस मैप पे ध्यान देते हैं। ये बिहार का मैप है। तो झारखंड से सटे हुए क्षेत्र में कुछ हद तक बिहार के प्राचीन पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। मुख्य रूप से जो पूरा पाषाण यानी सबसे पहला दौर है और जो मध्य पाषाण है उसके अवशेष दक्षिण बिहार के इसी सीमावर्ती क्षेत्र से मिले हैं। अब यहाँ आइए, पूरा पाषाण काल दक्षिण बिहार में इसके अवशेष मिले हैं और मुंगेर और गया वह क्षेत्र रहा है जो विशेष रूप से इसके लिए चिन्हित किया गया है, जहां से ये प्राप्त किए गए हैं। तो मुंगेर और गया से ये प्राप्त हुए हैं। इस प्राप्ति में मुख्य रूप से हस्तकुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी जैसे अस्त्र जो उस समय मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे, ये खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल के अवशेष दक्षिण बिहार के गया और मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य द्वारा छोटे और धारदार हथियारों का प्रयोग किया जाता है। माइकोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है इसे। और इस क्रम में आप पढ़ेंगे कि मुंगेर से ही छोटे आकार के भी हथियार प्राप्त हुए हैं। तो आपसे प्रश्न आता है, एक्चुअली क्या है कि ये सबको पता है और ये ज्यादातर लोग फोकस करते हैं चिरांद को, क्योंकि कई बार प्रश्न आए हैं। अभी जो बीपीएससी का ट्रेंड है वहां पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार से किसके अवशेष मिले हैं, पूरा पाषाण के, मध्य पाषाण के, नव पाषाण के, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका मतलब क्या है, जो तीनों काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन सबके अवशेष बिहार से मिले हैं। तो वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरा पाषाण काल के अवशेष दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से मुंगेर और गया में मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष मुंगेर से मिले हैं और नव पाषाण काल, जिसे नवीन पाषाण काल के रूप में जाना जाता है, इसके 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि सारण जिला, जिसे छपरा जिला के रूप में जाना जाता है, इसे VVI रूप में याद रखेंगे क्योंकि ये पूछे गए प्रश्नों में से है। और चेचर जो कि वैशाली जिला के अंतर्गत है, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद और चेचर वो 2 स्थल है जहां से आपको मुख्य रूप से नव पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इस नव पाषाण काल के बाद एक दौर आता है जिसे हम लोग ताम्र पाषाण युग के रूप में जानते हैं, जहां पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी शुरू हुआ। आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा ही था। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि ताम्र पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो बिहार के कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन तीनों के साथ साथ ताम्र पाषाण काल के स्थल भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें चिरांद, चेचर,
गया, सोनपुर, राजगीर, मनेर जो कि पटना में पड़ता है, यहाँ से भी इसके स्थल मिले हैं। तो ताम्रपाषाण के स्थल भी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से पाए गए हैं। तो पूरा एक पाषाण काल का सीरीज देखेंगे तो पाषाण काल के जितने हैं वर्ग हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्रपाषाण, सबके स्थल बिहार से मिले हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस के स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में नव पाषाण काल है और ताम्र भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं इससे आगे बढ़ते हैं अगर हम इंडियन हिस्ट्री में, तो हमें प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता तथा विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार रहा वह भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र में रहा, जिसका विस्तार बिहार तक नहीं रहा। यही कारण है कि बिहार के इतिहास के क्रम में हम सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ते हैं, केवल उसे इंडियन हिस्ट्री के तौर पे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद के चैप्टर, वैदिक सभ्यता। आप पढ़े होंगे कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों ही कालों में बिहार का वर्णन जो है वो साहित्यिक प्रमाणों में मिलता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि वैदिक ग्रंथों की रचना की गई और उन वैदिक ग्रंथों से ही बिहार संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, प्रारंभिक जानकारी, जिसमें आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है कि वैदिक काल में बिहार का जो भौगोलिक वर्णन है वो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, जहां पर राजा विदेह की चर्चा है, जो बाद में यजुर्वेद में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रश्न जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में बनता है उसे याद रख सकते हैं कि बिहार का प्रथम वर्णन किस भौगोलिक वर्णन कहाँ से मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। इसके अलावा जो विभिन्न वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें भी बिहार का वर्णन मिलता है। जैसे ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ रहने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है पतित यानी पापी। एक्चुअली इसका रीजन क्या था कि वैदिक सभ्यता में जो धार्मिक जो एक तरह से विस्तार था वैदिक सभ्यता का, यह भी था ऐसे क्षेत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। उस क्षेत्र में विस्तार था वैदिक सभ्यता का, और वैदिक सभ्यता का जहां तक विस्तार नहीं हो पाया उन क्षेत्रों को वो हे दृष्टि से देखते थे। वही कारण था कि जब वैदिक सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में बिहार तक नहीं हुआ था तो इस क्षेत्र के लोगों को व्रात्य कहते थे, और बाद में धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार गंडक नदी तक होता है, जिसे वे सदा नीरा कह के प्रयोग करते हैं। तो इसी क्रम में बिहार का वर्णन जो है वो मिलना शुरू होता है वैदिक काल के ग्रंथों में। तो इसी को ध्यान रखेंगे कि बिहार का पहला वर्णन शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कीकट और व्रात्य शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा यजुर्वेद में बिहार में एक विदेह राजा का वर्णन मिलता है, जिसकी स्थापना निमि विदेह नामक एक राजा ने की थी, जो इक्ष्वाकु वंश के थे, और बाद में 25वें राजा के तौर पे ही राजा जनक आते हैं, जिनकी पुत्री सीता का विवाह जो है राम से हुआ था। और ये पूरा रामायण की जो रचना संबंधी कहानी है उसमें बिहार के इस मिथिला क्षेत्र अर्थात विदेह क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो प्रारंभ में जो वैदिक साहित्य की बात करें तो हम लोग 2-3 पॉइंट यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि वैदिक साहित्य में बिहार का क्षेत्रीय वर्णन मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी मिलता है, और अथर्ववेद में भी बिहार के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो ये कुछ प्रारंभिक बिहार के वर्णन की बात करते हैं। अब यहाँ से नेशनल हिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जो इसको आपने पढ़ा होगा, महाजनपद। महाजनपद क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में एक छोटा इलाका हुआ करता था जिसे जन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसे जनपद कहा गया, और उस उत्तर वैदिक काल के बाद उस क्षेत्र का विस्तार और बड़ा हुआ और उसे महाजनपद कहा गया। तो इस तरह से ये जो महाजनपद है इसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, और इसकी संख्या अंगुत्तर निकाय
एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 बताई गई है और इसी 16 महाजनपद के काल को हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण के काल के रूप में भी देखते हैं। तो इस महाजनपद काल के क्रम में 16 महाजनपद हुए, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार क्षेत्र से हुए। तो इसी 3 का अध्ययन मूल रूप से बिहार के इतिहास में करना है। तो 3 महाजनपद मगध, अंग और वज्जी संघ, जिसमें से एक लिच्छवी भी था। वज्जी संघ में एक्चुअली 8 कुल जो है छोटे छोटे संघ हुआ करते थे, जिसमें से एक लिच्छवी था जिसे प्रथम गणतंत्र के रूप में जाना जाता है और कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। तो ये मगध, अंग और वज्जी संघ कहाँ थे, आइए देखते हैं थोड़ा मैप पे। पटना, नालंदा और गया का जो भाग था ये प्रारंभ में मगध के रूप में विकसित हुआ। भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र जो था वो अंग के रूप में जाना जाता था और उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, वैशाली का क्षेत्र जो था ये जाना जाता था वज्जी संघ के रूप में। इसी वज्जी संघ का एक क्षेत्र था लिच्छवी, जिसे जाना जाता था मुख्य रूप से भारत के प्रथम गणतंत्र या विश्व के प्रथम गणतंत्र के रूप में। अगर बात करें अंग की राजधानी की, तो आप जानते होंगे कि प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रिज थी, बाद में इसकी राजधानी जो है उसे राजगीर कहा गया और उसे बाद में पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया गया। अगर अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। तो इस तरह से ये 3 महाजनपद का इतिहास ही महाजनपद के दौरान बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अंग से कोई प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते, केवल ये पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ था, तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। फिर आपसे पूछा जाता है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो इससे पूछा जाता है तो आप चंपा आसानी से याद रख सकते हैं। वज्जी संघ से प्रश्न आता है कि यह 8 सदस्यों से मिलकर बना था, जिस सदस्यों में से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो लिच्छवी था और ये लिच्छवी इसलिए फेमस था क्योंकि इसी लिच्छवी में पहली बार गणतंत्र का विकास हुआ था और जो मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र में फैला हुआ था। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मगध। इन सभी महाजनपदों में देखते ही देखते मगध ने अपना विस्तार प्रारंभ किया और बिहार के इस छोटे से भाग से निकल करके मगध ने संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। तो ये जो विकास का क्रम रहा मगध का, इसे मगध का उत्थान या मगध का उत्कर्ष के रूप में जाना जाता है। इस चैप्टर को आप नेशनल हिस्ट्री में और बेहतर रूप से देखे होंगे। तो आइए अब आते हैं मगध के उत्कर्ष की ओर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे पाषाण काल, फिर वैदिक काल और फिर महाजनपद में विभिन्न जो महाजनपद थे उसमें से 3 बिहार में थे और उसमें से जो एक मगध का उत्कर्ष होता है और पूरे भारत का इतिहास यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो मगध के उत्कर्ष में आए तो क्यों हुआ मगध का उत्कर्ष, कई बार ये प्रश्न आता है। तो इसके 2 मूल कारण थे, भौगोलिक कारण और व्यक्तिगत कारण। भौगोलिक कारण में देखेंगे तो कई कारणों को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि थी, जल की उपलब्धता थी, अर्थात गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, तो नदियों का जाल था जहां से सिंचाई भी हो सकते थे और यातायात भी। इस क्षेत्र में खनिज संसाधन थे जो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। इस क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता के कारण सेना का जो है विकास संभव हो सका। इस क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में जल की नदियों के कारण एक सुरक्षा घेरा बन जाता था जो किसी बाहरी आक्रमणकारी के लिए कठिन हो जाता था। तो ये एक ऐसा भौगोलिक कारण था जिसके कारण मगध के उत्कर्ष को काफी हद तक सहायता प्राप्त हुई। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो इस क्षेत्र ने ऐसे शासकों को जन्म दिया जिसने मगध के उत्कर्ष को काफी हद तक प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए मगध से ही बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासक हुए जिसने संपूर्ण भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।
तो दो मूल रूप से कारण देख सकते हैं, एक भौगोलिक कारण और दूसरा व्यक्तिगत रूप से मजबूत शासकों का आना। यही कारण रहा कि 16 महाजनपदों में से मगध वह महाजनपद साबित हुआ जिसने अपना साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा किया। अब आते हैं कि मगध से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट। तो आपने पढ़ा होगा कि मगध की स्थापना वेदव्रत ने की थी, तो ये एक ऑब्जेक्टिव बेस में आता है। हालांकि यहाँ पर जो एक क्रमगत वंश परंपरा की जो स्थापना हुई वो हर्यक वंश से होती है, ऐसे एक ऑब्जेक्टिव बेस में आता है कि मगध की स्थापना किसने की थी, तो वेदव्रत ने। लेकिन जो पहला स्थापित वंश था वह कौन वंश था? हर्यक वंश। अब यहाँ से जो वंश दिखाई दे रहे हैं, हर्यक वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ये चार वंश क्रम से मगध में विकसित होते हैं। ये चारों वंश का इतिहास जो है न केवल बिहार का इतिहास है बल्कि यह जो है भारतीय इतिहास का भी एक क्रमागत बिंदु है। तो इसे आपने इंडियन हिस्ट्री के दौरान भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि इसे इंडियन हिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसे आप इंडियन हिस्ट्री के दौरान भी पढ़े होंगे और इसे जो है आप बिहार के दौरान भी पढ़ना है आपको। फिर आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो गुप्त वंश का जो विकास हुआ वह गुप्त वंश का विकास भी बिहार के क्षेत्र में ही हुआ। प्राचीन वंशों में से एक शामिल था पाल वंश, जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के स्पेशली इस भाग में और बंगाल के क्षेत्र में इस वंश का विकास हुआ। तो ये क्रम से आपको ऐसे वंश पढ़ने हैं जिनका संबंध बिहार से है। अब आइए बारी बारी से थोड़ा थोड़ा हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। एक्चुअली दोस्तों इसके हम पार्टिकुलर बिंदु नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं इस पे चर्चा जरूर करूंगा। ये एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंडियन हिस्ट्री के दौरान इसे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इन चैप्टर्स को देख लें और आपके पास कोई भी अगर प्राचीन भारत की बुक है तो निश्चित रूप से इन चैप्टर्स को पढ़ें, क्योंकि ये न केवल नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है बल्कि बिहार के हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो किसी भी पार्ट के थ्रू ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे जरूर एक बार पढ़ेंगे। मैं एक बार ब्रीफ जरूर कर देता हूं। अब आते हैं कि ये मगध का जब उत्कर्ष हुआ तो वहां पहला वंश स्थापित हुआ हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा 544 बीसी में की गई और उसने साम्राज्य विस्तार के लिए जहां शक्ति प्रदर्शन को सहारा लिया, वहीं वैवाहिक संबंध करके उसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। यही कारण है कि जहां बृहद्रथ को मगध का संस्थापक कहा जाता है, वहीं बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु की बारी आती है। अजातशत्रु को पिता हंता भी कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और इतिहास अपने आप को दोहराता है। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी कहा जाता है कि अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। अब यहाँ से जो कई प्रश्न आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अजातशत्रु द्वारा पहला जो है बौद्ध सभा का आयोजन करवाया गया था, वो आपके प्रश्न आ सकते हैं। उदयन, जिस उदयन शासक ने हर्यक वंश में अजातशत्रु का पुत्र था, उसी ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की, जिसे आधुनिक रूप में पटना के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न भी आ जाता है। तो ये हर्यक वंश से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, छोटे छोटे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बिंबिसार के बारे में कुछ शब्द होंगे, अजातशत्रु के बारे में और उदयन के बारे में। अब आते हैं शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के समाप्ति के बाद नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। यह भी वंश ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। शिशुनाग इसके प्रमुख शासक रहे। दूसरा प्रमुख शासक कालाशोक रहा, जिसने दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कराया। तो इससे भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस लिमिटेड पढ़ना है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश महापदम नंद द्वारा स्थापित किया गया और बिहार में यह एक शक्तिशाली वंश के रूप में बढ़ने लगा और अंतिम शासक घनानंद हुआ। और कहा जाता है कि इसी घनानंद के दरबार में
चाणक्य अर्थात कौटिल्य रहा करते थे, और जब उन्हें अपमानित किया गया तो वो वहां से दरबार से निकल करके चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उन्होंने नंद वंश का विनाश करवाया और फिर मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के यानी मगध में किसका साम्राज्य था? तो नंद वंश का। शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। किसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की? तो घनानंद। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं इन चैप्टर में। मुझे लगता है ऐसा कि आप इसे थोड़ी देर, आधे घंटे भी पढ़ेंगे तो ये 3 चैप्टर आप टेकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि मौर्य वंश न केवल बिहार के इतिहास से जुड़ा है बल्कि इंडियन हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में इसे जाना जाता है। अब यहाँ क्या क्या आपको ध्यान रखना है? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई, ये बेसिक चीजें। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? तो बिहार में जो है पाटलिपुत्रा को उसने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया, वहां उसने अपने राजप्रसाद को बनाया। उसने सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई लड़ी, जो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। उससे उसने मेगास्थनीज को प्राप्त किया, जो एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसने इंडिका की रचना की। और थोड़ी बहुत जानकारी आपको अर्थशास्त्र के बारे में, क्योंकि 63वीं बीपीएससी में भी अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौटिल्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिस अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जाए इस संबंध में राजा को सुझाव था तथा प्रशासन के विधियों का वर्णन था। तो लोक प्रशासन और राजनीति पर आधारित पहली पुस्तक भारत में अगर मानी जाए तो अर्थशास्त्र को ही कहा जा सकता है। अब बारी आती है बिंदुसार की। तो बिंदुसार से अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं। हाँ, अशोक से जरूर अच्छे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में देखे जाते हैं, तो वहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब अशोक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो बौद्ध धर्म अपनाने से लेकर के कलिंग युद्ध तक के प्रश्न उनसे बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जितने स्तंभ बनवाए, स्तंभ की स्थापना उसी ने की, शिलालेख अभिलेख के माध्यम से उन्होंने धर्म प्रचार करने का प्रयास किया, और इस क्रम में उन्होंने कई लिपियों का प्रयोग किया। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि बिहार के क्षेत्र में जो स्तंभ मिले हैं उन स्तंभों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है और खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है उन्होंने मुख्य रूप से किया है। तो ब्राह्मी लिपि ज़्यादा सटीक है बिहार के क्षेत्रों के लिए। अब आते हैं गुप्त वंश और पाल वंश की बात करते हैं। तो मौर्य वंश तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे गुप्त वंश और पाल वंश। तो गुप्त वंश क्या है? तो मौर्य काल के बाद कुछ समय तक छोटे छोटे कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में ही शासन करते रहे। उनका विस्तार बिहार के क्षेत्र में बहुत कम रहा, तो उनको नहीं पढ़ना है। हाँ, मौर्यों के बाद जो शुंग वंश और कन्नव वंश, जो छोटे छोटे वंश है, वो एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो अगर आपने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ने के क्रम में आपके प्राचीन भारत भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और बिहार का इतिहास भी। अब आते हैं गुप्त वंश की बात करते हैं। तो गुप्त वंश का पहले आप वंशावली याद कर लेंगे कि श्रीगुप्त द्वारा स्थापित किया गया, फिर घटोत्कच गुप्त आते हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। तो यहाँ से गुप्त वंश द्वारा जो है भारत में प्रशासन के गुप्त वंश की परंपरा का शुरुआत हुआ, और बिहार और यूपी का क्षेत्र मुख्य रूप से गुप्तों के शासन का केंद्र रहा। तो इस दौरान जो समुद्रगुप्त की विशेषताएं हैं, जिसे हम भारत का नेपोलियन की संज्ञा देते हैं, कविराज की संज्ञा देते हैं, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की संज्ञा दी जाती है, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। और इसके अलावा जो बिहार में एक शिक्षा का केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश के एक प्रमुख शासक थे, उसके द्वारा की गई थी, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। तो ये जो प्रश्न आते हैं ये कहां से आएंगे? गुप्त वंश से। तो एक बार आप गुप्त वंश का भी रिवीजन जरूर करें।
अब अगर ये सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ा नहीं रहे, हमें टास्क दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपको सफल होना है तो कुछ मेहनत आपको ज़रूर करनी होगी। और यही अंतर हो जाता है सफल और असफलता के बीच। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो सब चीज़ें आपको मैं नहीं दे पाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, तो कुछ मेहनत आपको भी करनी चाहिए। तो गुप्त वंश से जुड़े हुए प्रश्न, जहाँ पर बिहार से जुड़ा हुआ ये नालंदा है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो एक बार गुप्त का अध्ययन जरूर करें। अब आते हैं पाल वंश की। तो यह स्थिति कब बनती है? बीच में एक हर्षवर्धन आते हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो हर्षवर्धन के बाद भारत के प्रमुख क्षेत्रों में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएशन का मतलब एक बड़े राजा का अभाव देखा जाता है। इस बड़े राजा के अभाव में यह स्थिति बनती है कि बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था वहाँ पर शासन तंत्र अराजकता में बदल जाता है। किसी बड़े राजा के अभाव में शासन अच्छे से नहीं चल रहा होता है। ऐसे में उस क्षेत्र के बुद्धिजीवियों द्वारा गोपाल के नेतृत्व में 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की गई। और इस पाल वंश के 2-3 शासक हुए जो महत्वपूर्ण हैं। गोपाल द्वारा वैसे बिहार के बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि उसका संबंध बिहार से है, इस वंश का संबंध बिहार से है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मुश्किल से यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव ही बन पाते हैं। गोपाल प्रथम शासक, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के क्षेत्र में उन्होंने किया। और फिर जब इनका पुत्र आता है धर्मपाल, तो ये सबसे प्रतापी शासक था और इसी ने त्रिपक्षीय संघर्ष, जो यूपी में स्थित कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, उसमें पालों की ओर से इसने सबसे पहले भाग लिया। और इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है वो है भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो धर्मपाल से ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आते हैं देवपाल। और देवपाल से यहाँ से प्रश्न पूछता है कि देवपाल के समय बिहार के क्षेत्र में एक बिहार बनवाने के लिए जावा में के शासक बालपुत्र देव द्वारा देवपाल से कुछ जो है 5 गांव उधार लिए गए थे या दान में प्राप्त किए गए थे। तो वो एक प्रश्न जो है वो बिहार से जुड़ जाता है। तो एक क्रम से पढ़िएगा तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। गोपाल के बारे में थोड़ा पढ़ना है, धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ना है और देवपाल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सीधे अंतिम शासक के पास चले जाएंगे, मदन पाल के बारे में, और अधिक प्रश्न यहाँ से नहीं आएंगे। तो ये पाल वंश तक आपका जो है पूरा का पूरा बिहार का इतिहास खत्म हो जाएगा। हमने यहाँ डिटेल में इसलिए चर्चा की क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री में नहीं आपको पढ़ना है। यहाँ हमने थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में पढ़ा क्योंकि ये न केवल बिहार से बल्कि इंडियन हिस्ट्री में भी हमें पढ़ना है। अब आते हैं इस दौरान जहां एक तरफ मगध का उत्कर्ष हो रहा था, उसी समय उत्तर वैदिक काल के पतन के बाद एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब इस धार्मिक आंदोलन में 2 प्रकार के धर्म संप्रदायों का जन्म होता है, एक नास्तिक संप्रदाय और एक आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय वे थे जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानते थे और आस्तिक संप्रदाय जो ईश्वर के स्वरूप को मानते थे। तो वैदिक काल में जो आडंबरपूर्ण धर्म का विकास होने लगा उत्तर वैदिक तक, तो उसका विरोध करते हुए ये संप्रदाय उत्पन्न हुए। आस्तिक संप्रदायों में देखें तो आजीवक संप्रदाय जो मौखलीपुत्र गोशाल द्वारा स्थापित किया गया था, और नास्तिक संप्रदायों में देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों का संबंध प्रमुख रूप से बिहार से था, इसलिए यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिए जाते हैं। अब बात अगर बौद्ध धर्म की करें तो गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया, उनके परिवार के संबंध में जानकारी, पिता का नाम, माता का नाम, पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, ये सब बेसिक जानकारी है और ये आसानी से आप एक बार पढ़ेंगे तो रिकॉल कर सकते हैं। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे जो सेट के, उन ऑब्जेक्टिव में इन चैप्टर से मैं प्रश्न जरूर डालूंगा। ये सिलेक्टेड चैप्टर है जहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या है? तो बौद्ध धर्म एक नास्तिक संप्रदाय था जिसका मूल उद्देश्य वैदिक सभ्यता के और वैदिक जो संस्कृति थी जिसमें धार्मिक आडंबर प्रवेश कर गया था, उसका विरोध करते हुए एक सुधारात्मक धर्म के रूप में उसे आगे बढ़ाना। लेकिन बाद में गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद
बौद्ध धर्म भी दो भागों में बंट जाता है, महायान एवं हीनयान, और उसका विकास जो है आगे होने लगता है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं पूरा का पूरा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं जैन धर्म की बात करते हैं। तो जैन धर्म में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो जैन धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा था, लेकिन 24वें तीर्थंकर के रूप में उभर करके आते हैं महावीर, और उन महावीर का संबंध वैशाली से था। कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था और वैशाली में ही यहाँ राजगीर के पास पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और पूरा जो उनका जीवन चक्र था उस दौरान उन्होंने जो विचारधाराएं दी, उनका जो सिद्धांत रहा, वो कई एग्जाम में प्रश्न में आ सकते हैं। तो चूंकि आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक सटीक आपके पास ऑब्जेक्टिव डाटा होना चाहिए। तो इन सभी चैप्टर्स को जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है, आपका काम है इसे एक बार पढ़ना और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को बनाना। वो ऑब्जेक्टिव आप किसी भी बुक से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं